तो नंबर ऑफ एमिशन लाइंस का फॉर्मूला रहेगा हमारे पास n (n-1/2). तो n यहाँ पर क्या है, 6 शेल है, ब्रैकेट में 6 - 1 डिवाइडेड बाई 2। तो 6 × 5 डिवाइडेड बाई 2, ये 15 लाइंस आ गई हैं आपके पास। ये 15 लाइन कैसे आई है, मैं आपको एक, जी 15 आ जाएगा, वेरी गुड। मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं 15 लाइन कैसे आएंगे। देखिए, जब इलेक्ट्रॉन 6 शेल में है तो एक बार तो ये हो सकता है कि 6 से 5 में आए, 5 से 4 में, 4 से 3 में, 3 से 2 में, और 2 से 1 में। 1 2 3 4 5 लाइन्स ही हो गई। एक ये हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन पहले 4th शेल में जाए, फिर 3 में, फिर 2 में, और फिर 1 में। ऐसा भी हो सकता है। नहीं, ये इलेक्ट्रॉन की मर्जी है किस तरह से एनर्जी को लूज कर रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गई। एक तरीका ये हो सकता है कि 6 से 4 में आए, देन 4 to 3, देन 2 to 1। ये भी एक तरीका हो सकता है। एक तरीका ये भी हो सकता है कि 6 से कहाँ जाए, सेकंड में आ जाए, और फिर सेकंड से 1 में आए। सर ये भी तो सकता है 6 से डायरेक्ट 1 में आ जाए। बिल्कुल हो सकता है, वो भी लेके चलेंगे। तो देखिए कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और जो ये बात एक बोल रहे हैं बच्चे कि 6 से फर्स्ट में भी आ सकता है, तो 15 इस तरह से। यानी कि 6 शेल से जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन है फर्स्ट शेल में ग्राउंड स्टेट में, वो इस तरह से 15 एमिशन लाइंस को की फॉर्म में हो सकता है। तो इसी तरह से हमने निकाला है। तो आप सभी बच्चे इसकी जगह एक जनरल फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, n2 और n2 - n1 डिवाइडेड बाई 2, जहाँ पे n2 जो है वो ग्रेटर नंबर है देन द n1। ये भी हो सकता है कि आपसे बोले कि नंबर ऑफ एमिशन लाइंस निकालिए व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ H एटम इन 6 n equal to 7 एंड ड्रॉप टू द सेकंड, यानी कि n1 2 हो गया, और सॉरी हाँ यस n2 कितना हो गया, 7 हो गया। तो आप इस फॉर्मूले में रख के नंबर ऑफ एमिशन लाइंस निकाल सकते हैं। कितने एमिशन लाइंस आपको मिलेंगी वो आप निकाल सकते हैं। नहीं नहीं, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको कि ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि आपको बोले कि भाई n = 7 से इलेक्ट्रॉन जो है n = 2 में जा रहा है, तो एमिशन लाइंस कितनी होगी वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। ये तो n(n-1) चल जाएगा ग्राउंड स्टेट के लिए, क्योंकि उसमें तो 1 ही है। हाँ, इसमें 17.5 समथिंग आ जाएगा, जो भी आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। आप सभी को ये प्रॉब्लम समझ में आ गई, घर पे एक बार प्रैक्टिस करेंगे। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला रहेगा n(n-1) करके आप इसमें नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, अच्छा हर्ष आप पूछिए जरा, कल जो डाउट्स प्रॉब्लम दी थी इनमें से कौन सा आपको नहीं आया है हर्ष? हर्ष आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए राहुल आप पूछिए। अच्छा सब हो गए, अच्छी बात है, वेरी गुड वेरी गुड।
यशी आप पूछिए। तो बाकी सब हो गए, बस 2.15 नहीं आया था। चलिए, अगर आपका ऐसा है कि सब हो गए, आप बोलो 1.8, एक 2.18 सब बच्चे देखेंगे जरा जल्दी से। 2.18 देखेंगे। आप लोगों ने कर लिया, अच्छी बात है। जिन बच्चों ने नहीं किया 2.18 एक मिनट के लिए देख लेंगे। मैं एक मिनट स्क्रीन पे ले लेता हूँ, फिर बात करता हूँ आपसे 2.18 के बारे में। देखिए, क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले क्या बोल रहे हैं। दीदी आपने कर लिया बेटा ये वाला प्रॉब्लम 2.18? दीदी चलिए मैं बताता हूँ आपको, अगर आपने नहीं किया है तो। आपसे क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द एनर्जी इन जूल्स। एनर्जी निकालनी है आपको जूल में। रिक्वायर्ड टू शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम फर्स्ट बोहर ऑर्बिट। अगर आप फर्स्ट बोहर ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो n1 तो हो गया आपके पास 1 टू फिफ्थ बोहर ऑर्बिट, यानी कि फर्स्ट शेल से फिफ्थ शेल में जा रहा है। n2 कितना हो गया, 5 हो गया। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू द ग्राउंड स्टेट। और ये भी बताना है कि जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा तो किस वेवलेंथ की लाइट को एमिट करेगा। द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज 2.18 इंटू 10⁻11 हर्ट्ज। तो देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपको ये बोला ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। पहले पार्ट में इन्होंने ये पूछा है, रिक्वायर्ड एनर्जी रिक्वायर्ड इन जूल टू शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम फर्स्ट बोहर ऑर्बिट टू द फिफ्थ ऑर्बिट। यानी कि जो फर्स्ट शेल है, फर्स्ट ऑर्बिट है, इससे इलेक्ट्रॉन हमें फिफ्थ ऑर्बिट में भेजना है। पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, इसे हमें यहाँ भेजना है। तो इसे यहाँ भेजने में कितनी जूल एनर्जी जो है वो लगी है, वो आपसे जानना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा भाई, तभी तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल से फिफ्थ शेल में जाएगा। ये सबका की राइट साइड का ठीक, तो पहले हम एनर्जी ही कैलकुलेट कर लेते हैं। और हमसे क्योंकि जूल्स में पूछा हुआ है तो जूल्स वाला फॉर्मूला हमें डायरेक्टली पता है भाई। वो फॉर्मूला क्या है, एनर्जी ऑफ nth शेल इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, और इसका यूनिट आपका रहता है जूल। तो आपको एनर्जी कैसे पता चलेगी, आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में जब, सॉरी फिफ्थ शेल में जब जाएगा तो कितनी एनर्जी को गेन करेगा। वो आप कैसे निकालेंगे, देखिए मैंने आपको कल भी बताया था, अगर इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी पर है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, जीरो। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है, फर्स्ट शेल में है, तो उसकी एनर्जी कैसी है, लीस्ट है, मिनिमम है। और जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा, शेल का नंबर बढ़ेगा, वैसे वैसे एनर्जी जो है वो बढ़ती चली जाती है। और मैक्सिमम एनर्जी कितनी होगी, इन्फिनिटी पर जीरो। तो यानी कि अगर आपको डिफरेंस निकालना है तो E5 माइनस E1 करना होगा, क्योंकि E5 की एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी देन द E1। बस आप क्या करें, -2.18 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर -2.18 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर।
ठीक है, तो फिफ्थ शेल की एनर्जी निकाल ली और फर्स्ट शेल की एनर्जी निकाली, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, आपको आंसर आ जाएगा जूल में। किसी बच्चे ने अगर कैलकुलेट किया हो तो मुझे प्लीज आंसर बताइए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बाकी लोग घर पे कैलकुलेट करके देख लेंगे। यस, किसी बच्चे ने अगर किया हो तो आंसर लिखने जरा चैट बॉक्स में। ये डायरेक्ट आंसर आपको जूल में मिलेगा, यहाँ पे यूनिट अर्ज है, ठीक है। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा यहाँ पर कि यहाँ पे 10⁻⁷ से डिवाइड किया गया होगा, तब आया होगा। जी ठीक है बेटे, 2.09, वेरी गुड यशी, ठीक बताया आपने, इंटू 10⁻⁻18 रहेगा। 2.19 इंटू 10⁻⁻18 जूल, ये आपके पास आ गया। एक पोर्शन तो आपने ये सॉल्व कर लिया, और सेकंड पार्ट में आपसे ये जानना चाह रहे हैं व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू द ग्राउंड स्टेट। देखिए, जितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल से फिफ्थ शेल में जाएगा, उतनी ही एनर्जी को लूज करके इलेक्ट्रॉन फिफ्थ शेल से फर्स्ट शेल में वापस आएगा। तो यही एनर्जी है, जो चेंज इन एनर्जी है, यही तो एब्जॉर्ब करके वहां पहुंचा, और इतनी लूज करेगा। तो बस अब हम वेवलेंथ निकाल लेंगे, एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा हम यूज कर देंगे। यहाँ से हमें लैम्डा फाइंड करना है, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच सी अपॉन ई। ये सभी वैल्यूज लगभग आपको पता है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट है, और एनर्जी आपने रख दिया है 2.09 इंटू 10⁻⁻18। तो अभी कोई बच्चा आंसर बता रहा था, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, 9.5 इंटू, ठीक है बेटे वेरी गुड, 9.5 इंटू 10⁻⁻8 मीटर आपका ये आंसर आ जाएगा। नोट कर लेंगे सब बच्चे जल्दी से। अच्छा, अरे ये चेंज आ रहा है भाई यशी, तुम्हारा आ रहा है -8 और इनका -15, यानी कि आपने जो निकाला है वो वेवलेंथ मीटर में नहीं निकाला है, एक्चुअल में क्या है ना, देखिए ये साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ज। हाँ, नहीं 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 नहीं, उसमें भी नहीं है राहुल, दिक्कत हो रही है। आप सेंटीमीटर में करोगे इतना फर्क नहीं आएगा भाई। आप लोगों से गलती क्या हो रही है, आप लोगों ने इसको यूज किया है कि ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी है उसका फॉर्मूला आपने अर्ज में यूज कर लिया होगा। आपने फॉर्मूला क्या यूज किया, देखिए, एनर्जी इन nth शेल इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻11 अपॉन n स्क्वायर अर्ज। आपने ये फॉर्मूला यूज किया है, जबकि आपसे एनर्जी जूल में जब पूछ रहे हैं तो हमारे पास तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमें पता है, हम ये -18 वाली वैल्यू लगाएंगे जूल वाली। और अगर आप इस अर्ज को कन्वर्ट करना चाहते हो जूल में तो भी हो जाएगा, आप 10⁻⁷ से डिवाइड कर दो, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो फिर ये वाली फॉर्म आ जाएगी। तो आपको जरूर ये दिया हुआ है द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन एनर्जी दिस, लेकिन आपसे क्योंकि जूल में पूछा गया है तो आपको जूल वाला फॉर्मूला डायरेक्ट ही पता चल रहा है, तो वो याद है तो वही लगा दो आप। मैं मतलब में कन्वर्जन क्यों करोगे, दिया होगा यहाँ पे अर्ज, या यही यूज करना है, तो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ज हो जाएगा। क्योंकि अगर आप इस जूल को अर्ज में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁷ से मल्टीप्लाई करेंगे तो -11 आ जाएगा ये वाला। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग कैलकुलेशन करके देखिएगा कितना आ रहा है। देखिए, एक आइडिया तो हमें लग ही सकता है, ये 18 है, ये ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये हो गया आपके पास 26 -34, तो 8 के आसपास ही आएगा -8। ठीक है,
तो एक बार क्रॉस चेक और कर लेंगे, एक बार कैलकुलेशन और करके देख लेंगे सभी बच्चे, और उसके हिसाब से आप करें। आप बोलिए। ग्रुप में करो तो मैंने आप सभी बच्चे इसको फिर से अप्लाई करके देखेंगे, फिर भी नहीं होगा तो मैं आपको फिर बताऊंगा, ठीक है ना। दीदी पूछ लो बेटे, और कोई प्रॉब्लम हो तो। मैंने आपसे पहले भी कहा सभी बच्चों से हेजिटेट नहीं करना है। हाँ बोलो। हाँ कौन सा वाला होता है? हाँ हाँ जी जी। देखिए कल हमने ये फॉर्मूले डिस्कस किए थे कि अगर हमारे पास कोई शेल हो, nth शेल हो। अच्छा बेटे ठीक है बेटे, ठीक है। nth शेल अगर हमारे पास है तो उसकी एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला बोहर ने कैलकुलेट करके बताया था, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन n स्क्वायर जूल। सबसे ज्यादा जरूरी है न्यूमेरिकल्स को लगाते समय हमें फॉर्मूले आने चाहिए, और फॉर्मूले लर्न किए जाते हैं, कोई आपको बताता नहीं है वहां करके। और अगर यही एनर्जी आप किसी आयनिक स्पीशीज के लिए लिख रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 हो, ये इंपॉर्टेंट बात है, तो आप यहाँ पर z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। z यहाँ पर एटॉमिक नंबर है किसी भी एलिमेंट का। जैसे मैं एग्जांपल लूँ यहाँ पर कि Li2 पॉजिटिव स्पीशीज है, तो Li2 पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। तो लिथियम के लिए किसी भी शेल के लिए जो एनर्जी का फॉर्मूला है पर्टिकुलरली लिथियम के लिए किसी भी nth शेल के लिए, वो हो जाएगा हमारे पास -2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन n स्क्वायर, और लिथियम का जो z होता है एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 3। ये हो जाएगा आपके पास 3 स्क्वायर। इस तरह से आप कर पाएंगे सभी बच्चे। अगर ये आपके पास बेरिलियम होता तो यहाँ z की जगह 4 का स्क्वायर लगा देते हैं आप लोग, ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखेंगे। रेडियस के लिए nth शेल के लिए कल हमने रिलेशन बनाया था 52.9 इंटू n, पिको n स्क्वायर था क्या था? नहीं यहाँ पे 52.9 इंटू n स्क्वायर पिकोमीटर था। और अगर कोई आयनिक स्पीशीज है तो ये फॉर्मूले में आप z से डिवाइड कर देते। ये कौन सा वाला? ये वाला तो सभी ये हाइड्रोजन के लिए है। और अगर कोई आयनिक स्पीशीज है जैसे Li2 पॉजिटिव है, हीलियम 1 पॉजिटिव है, बेरिलियम 3 पॉजिटिव है, इन सभी में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना है? 1 है। तो ये उनके लिए फॉर्मूला है। Z जो है ये एटॉमिक नंबर्स हैं, जैसे लिथियम का केस होगा तो 3 यूज करेंगे आप, हीलियम होगा तो 2 और बेरिलियम होगा तो 4 आप यूज किया करते हैं। सर ये आपको पता कैसे लगा कौन सा फॉर्मूला कौन सा क्वेश्चन में लगेगा? इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं आपको। सर ये समझ नहीं आया। क्यों? अभी जो क्वेश्चंस आपने किए, जब एनर्जी की बात हो रही तो ये फॉर्मूला लगेगा, अभी तक रेडियस नहीं। एक मैं बच्चों को ऐसा बोलता हूँ, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। एक पर्ची मिलेगी छोटी सी पुड़िया क्वेश्चन के साथ, उसका सोल्यूशन एग्जाम में। पहले क्या होते थे जब बोर्ड के एग्जाम होते थे तो वो बोर्ड पे सॉल्व करते थे टीचर, यानी कि क्वेश्चन पेपर बच्चों ने बांट दिया और उसके बाद उसका सोल्यूशन जो बोर्ड पे टीचर सॉल्व करते थे, बच्चे उसको टीप लेते थे, इसीलिए उसका नाम बोर्ड के एग्जाम पड़ गया। अब ऐसा नहीं होता है, अब बच्चों को बोर्ड से एग्जाम पेपर आता है और बच्चे खुद डिस्कस करते हैं। तो फॉर्मूले तो हमें लर्न करने होंगे, और किस
न्यूमेरिकल में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, उसी लिए हम पढ़ रहे हैं, उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हमें फॉर्मूले याद हो और फिर उन्हें अप्लाई करने के लिए न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसा आप आज बोल रहे हो कि मैंने प्रैक्टिस ही नहीं की, मैंने कर नहीं पाया, तो पता नहीं चल पाएगा। तरीका ये है, करिए और फिर उसको नहीं आ रहा है तो पक्का पक्का पूछिए, और नहीं पूछेंगे तो फिर बहुत गलत बात हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आगे की टॉपिक्स की तरफ मूव कर रहा हूँ। देखिए आगे की टॉपिक्स में कल हमने बोहर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ा था, आज हम ये पढ़ेंगे कि बोहर एटॉमिक मॉडल की क्या लिमिटेशंस हैं, बोहर्स एटॉमिक मॉडल क्यों पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं रहा और क्यों एडवांस मॉडल्स की ज़रूरत आज भी है। तो इसीलिए पहले हम ये सीख लेते हैं कि बोहर्स की जो एटॉमिक मॉडल है उसमें क्या गलतियां रहीं। आगे के टॉपिक्स आपके अब आसान हैं, जितना भी बच्चों का दिमाग घूमता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को समझने में लगता है, और उसको एक लाइन से समझ लेंगे। कोई भी चार्ज पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो अपने साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स रखता है, और ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर वेव्स की फॉर्म में प्रोपोगेट करती हैं, यानी कि वो सारी कैरेक्टरिस्टिक शो करेंगी जो कि एक वेव करता है। वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, ये सारी बात। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये भी डुअल बिहेवियर शो करते हैं, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। पार्टिकल नेचर कैसे सपोर्ट होगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन से, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से, एटॉमिक स्पेक्ट्रा से। और जो वेव करेक्टर है वो आपने देखा कि पर्टिकुलर वेवलेंथ है, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, एम्पलीट्यूड है, ये सारी बातें आपने सीखी। तो अब हम लिमिटेशंस पढ़ते हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल की। तो सबसे पहली लिमिटेशन तो यही थी कि जो बोहर एटॉमिक मॉडल था वो उन स्पीशीज के लिए एप्लीकेबल नहीं था जिनमें इलेक्ट्रॉन का नंबर एक से ज्यादा था। ये तो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है भाई। पता चला हाइड्रोजन के लिए हो पाया, बाकी सब जो है वो बात वही की वही रह गई। उन सब के बारे में बोहर ने कुछ नहीं बताया। बोहर ने केवल अच्छे तरीके से हाइड्रोजन के एटॉमिक मॉडल को ही एक्सप्लेन किया और उसी के बारे में रेडियस और एनर्जी के बारे में बताया। और इसीलिए जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हो आपके एनसीईआरटी में है, बोहर एटॉमिक मॉडल के जो फॉर्मूले हैं वो हमेशा लिखा आ रहा फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम, क्योंकि बोहर का एटॉमिक मॉडल एक्सक्लूसिवली हाइड्रोजन के लिए था या उन स्पीशीज के लिए था जिनमें इलेक्ट्रॉन का नंबर एक था। तो this model is also unable to explain the spectrum of atoms other than hydrogen. For example, helium atom which possesses 2 electrons, इसके लिए भी सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। और दूसरी बात क्या थी, जब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को मैग्नेटिक फील्ड में स्टडी करते हैं, हाँ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो हमने बात की थी आपसे कि डिस्चार्ज ट्यूब ले लेंगे, हाइड्रोजन गैस ले लेंगे, वो टूटेगी, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, और जब वापस आएगा तो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में एनर्जी को लूज करता हुआ वापस आएगा ग्राउंड स्टेट में। लेकिन जब ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जब मैग्नेटिक फील्ड में हमने स्टडी किया तो देखा जो स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही थी, जैसे आप बोल रहे थे 6 से जो है वो फर्स्ट में आ रही थी, तो 5 तरीके हो सकते हैं, 6 से पहले उसमें आई है सर, तो वो स्पेक्ट्रल लाइन फर्दर स्प्लिट कर गई। हाँ, मतलब एक ही लाइन से कई सारी लाइंस निकलना शुरू हो गई, तो उसको बोहर्स का एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और इस इफेक्ट को हम बोलते हैं ज़ीमैन इफेक्ट। Bohr's theory was also unable to explain the splitting of spectral lines in the presence of magnetic field, and this effect is called Zeeman effect. इसी तरह से अगर हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टडी करें तो भी स्पेक्ट्रल लाइंस फर्दर स्प्लिट कर गई थी, और इसको भी बोहर कोई रीजन नहीं दे पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, और इस इफेक्ट को हम बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट।
Bohr's theory was unable to explain the splitting of spectral lines in the presence of magnetic field and it is called Zeeman effect. और अगर यही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ेंगे वहां भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी वो फर्दर स्प्लिट हो जा रही थी और इसको बोलते हैं हम स्टार्क इफेक्ट। फर्दर स्प्लिट। हाँ, फर्दर स्प्लिट क्यों पाई इसके बारे में मैं आपसे आज तो मौका शायद ना मिले, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। देखिए, जो आपका स्कूल है, आपका जो स्कूल है वो है एक शेल, यानी कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो शेल होती है वो है आपका स्कूल। आपके स्कूल में जो आपका क्लास है 11th A, वो हो गया आपका सब शेल, यानी कि केवल शेल ही नहीं होती हैं, शेल के अंदर सब शेल्स भी हैं। यानी कि जो आपका रूम है जिसमें आप पढ़ते हो, बैठे क्लास 11th में अभी तक गए नहीं हो जाओगे, तो वो सब शेल हो गई। और जिस सीट पर आप बैठते हो वो डबल सीट है, एक आप बैठ गए, आपकी चेयर लगी हुई है, एक दूसरे वाला फ्रेंड उसकी चेयर लगी हुई है। तो सब शेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स, जो आपकी चेयर्स हैं जिसपे आप बैठोगे वो ऑर्बिटल्स होंगे, एक चेयर आपकी होगी, एक चेयर आपके फ्रेंड की होगी। अब इस चेयर पर बैठने के बाद आपका मुंह बोर्ड की तरफ है, स्क्रीन की तरफ है, वो एक अलग बात हो गई, या स्क्रीन के अपोजिट है वो एक अलग बात हो गई। यानी कि आप देख रहे हैं जो शेल है उसके अंदर सब शेल्स हैं, सब शेल के अंदर जो है ऑर्बिटल्स हैं, और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन किस तरह से ओरिएंटेड है वो बात अलग है। जैसा आपका घर हो, घर आपकी शेल हो गई, आप जिस रूम में रहते हो वो आपकी सब शेल हो गई, उस रूम में जो बेड पड़ा हुआ है वो ऑर्बिटल हो गया, और उस रूम में आप ईस्ट फेसिंग से सो रहे हो या वेस्ट फेसिंग से सो रहे हो वो एक चौथी बात हो गई। तो इस तरह से शेल के अंदर सबशेल, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन किस तरह से रहता है वो अलग अलग होने की वजह से ही जिसको हम शेल समझ रहे थे वो अकेला नहीं है, उसमें सबशेल्स भी हैं, ऑर्बिटल्स भी हैं, इलेक्ट्रॉन्स का ओरिएंटेशन भी देखना पड़ेगा। और इसीलिए जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी बोहर एटॉमिक मॉडल में वो फर्दर स्प्लिट कर रही थी, क्योंकि शेल के अंदर सबशेल्स भी थी, उनकी एनर्जीज अलग अलग थी इस वजह से। तो इसको हम डिटेल में बात करेंगे, आज मौका मिला तो ठीक, वरना कल बात करेंगे। तो एक तो बात आपने ये समझी, बोहर एटॉमिक मॉडल की लिमिटेशन तो एक ये हो गई कि ये केवल हाइड्रोजन एटम के लिए ही था, बाकी जो एटम जिनमें इलेक्ट्रॉन का नंबर एक से ज्यादा था जैसे हीलियम या इसके बाद के एलिमेंट, उसके बारे में कुछ भी नील्स बोहर ने नहीं कहा। दूसरी बात, जब हम इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ते हैं तो उसमें जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो फर्दर स्प्लिट कर जाती हैं, और इस इफेक्ट को हम बोलते हैं ज़ीमैन इफेक्ट। और अगर इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ेंगे तब भी जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी वो फर्दर स्प्लिट कर गई, और इस इफेक्ट को बोलेंगे हम स्टार्क इफेक्ट। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, दो दो ये हो गए, इन्होंने दोनों पॉइंट्स को एक में कवर किया है, आप अलग अलग भी लिख सकते हो, चलेगा। दूसरी बात, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल बाय केमिकल बॉन्ड। बोहर ने कुछ भी नहीं बताया कि एटम जब केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं तो क्या होता है। जैसे आज आपको पता है कि जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन नील्स बोहर ने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, और ये जो एटम की एबिलिटी है टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड उसके बारे में कुछ भी बता नहीं पाए, एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो देखिए, इन अदर वर्ड्स या सीधी सीधी बात करें, टेकिंग इनटू अकाउंट द पॉइंट्स मेंशन्ड अबव, we need a better theory which can explain the silent features of the structure of complex atoms। ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्स एटम्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का नंबर एक से ज्यादा है, इनकी कॉम्प्लेक्स का मतलब है
कि जिसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर एक से ज्यादा है, तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए एक बेटर मॉडल, बेटर थ्योरी की जरूरत है। और वो थ्योरी क्या है? वो है हमारे पास क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम। बोहर एटॉमिक मॉडल सेटिस्फैक्टरी नहीं था, वो तो केवल हाइड्रोजन के लिए था, लेकिन उसके बाद और एटम को समझने के लिए हमें क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम की जरूरत पड़ेगी। और उस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का जो मतलब है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन जब हाई एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो एनर्जी का